नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑडियो बॉक्स के चैनल में। आज हम नया उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं। इस उपन्यास का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उदय। चलिए शुरू करते हैं। वर्षा का अंत हो गया, क्वार उतर रहा था। कभी कभी छीनी छीनी बदली हो जाती थी, परंतु उस संध्या के समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ था। सूर्यास्त होने में थोड़ा विलंब था। बिठूर के बाहर गंगा के किनारे 3 अश्वारोही तेजी के साथ चले जा रहे थे। तीनों बाल्यावस्था में, एक बालिका 2 बालक। एक बालक की आयु 16 वर्ष, दूसरे की 14 से कुछ ऊपर, बालिका की 13 साल से कम। बड़ा बालक कुछ आगे निकला था कि बालिका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। बोली, देखूं कैसे आगे निकलते हो। और वह आगे हो गई। बालक ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया और बालक धड़ाम से नीचे जा गिरा। सूखी लकड़ी के टुकड़े से उसका सिर टकरा गया। खून बहने लगा। घोड़ा लौटकर घर की ओर भाग गया। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। बालिका ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया, मोड़ा और उस बालक के पास पहुंची। एक क्षण में तड़ाक से कूदी और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े हुए झुककर घायल बालक को ध्यानपूर्वक देखने लगी। माथे पर गहरी चोट आई थी और खून बह रहा था। बालिका मिठास के साथ बोली, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है। लोहू बहने का कोई डर नहीं है। मझला बालक भी वापस आ गया, उतर पड़ा और विह्वल होकर अपने साथी की चोट को देखने लगा। नाना, तुमको तो बहुत चोट लग गई है, उस बालक ने कहा। नहीं, बहुत नहीं, बालिका मुस्कुरा कर बोली। अभी लिए चलती हूँ, कोठी पर मरहम पट्टी हो जाएगी और बहुत शीघ्र चंगे हो जाओगे। कैसे ले चलेगी मनु? बड़े लड़के ने कातर स्वर में कराहते हुए पूछा। मनु ने उत्तर दिया, तुम उठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मैं उसकी लगाम पकड़े तुम्हें अभी घर लिए चलती हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ है? घायल ने उसी स्वर में प्रश्न किया। मनु ने कहा, भाग गया। चिंता मत करो, बहुत घोड़े हैं, मेरे घोड़े पर बैठो, जल्दी नाना, जल्दी। नाना बोला, मनु, मैं सद नहीं सकूंगा। मनु ने कहा, मैं साध लूंगी, उठो। नाना उठा। मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसने खून में तर नाना को बैठाया और बड़ी फुर्ती के साथ उचट कर स्वयं पीछे जा बैठी। एक हाथ से घोड़े का लगाम संभाली, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दी। पीछे पीछे मंझला बालक भी चिंतित व्याकुल चला। जब ये गांव के पास आ गए तब कई सिपाही घोड़े पर सवार इन बालकों के पास आ पहुंचे। चोट लगी तो नहीं? ओफ, बहुत खून निकल गया है, आओ मैं लिए चलता हूँ। घर पर घोड़े के पहुंचते ही हम समझ गए थे कि कोई दुर्घटना हुई है, इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर संभाले हुए ले आई। कोठी के फाटक पर पहुंचते ही एक उतरती अवस्था का और दूसरा अधेड़ वय का पुरुष मिले। दोनों त्रिपुंड लगाए थे। उतरती अवस्था वाले रेशमी वस्त्र पहने थे और गले में मोतियों की कण था। अधेड़ सूती वस्त्र पहने थे। उतरती अवस्था वाले को कुछ कम दिखता था। उसने अपने अधेड़ साथी से पूछा, क्या ये सब आ गए मोरोपंत? हाँ महाराज, मोरोपंत ने उत्तर दिया। जब वे बालक और निकट आ गए तब मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या? मनु और नाना साहब दोनों लोहलुहान हैं। जिनको मोरोपंत ने महाराज कहकर संबोधन किया था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उन्होंने भी ये दोनों बच्चों को रक्त से सना देखा तो घबरा गए। सिपाहियों ने झपट कर नाना को मनु के घोड़े से उतारा। मनु भी कूद पड़ी। मोरोपंत ने उसको चिपटा लिया। उतावले होकर पूछा, मनु, चोट कहाँ लगी है बेटी? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका, मनु ने जरा मुस्कुरा कर कहा। नाना को अवश्य चोट आई है, परंतु बहुत नहीं है। कैसे लगी मनु? बाजीराव ने प्रश्न किया। कोठी में प्रवेश करते करते मनु ने उत्तर दिया, साधारण सी बात थी। घोड़े ने ठोकर खाई, वह संभल नहीं सका, जा गिरा। घोड़ा भाग गया। घोड़ा ऐसा भागा कि मुझको तो हंसी आने को हुई। मोरोपंत ने मनु की इस अल्हड़पन पर ध्यान नहीं दिया। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आई। वे इस बात पर मन ही मन प्रसन्न थे। बाजीराव को सुनाते हुए मोरोपंत ने पूछा,
तू नाना साहब को कैसे उठा लाई? मनु ने उत्तर दिया, कैसे भी नहीं, वह बैठ गए, मैं पीछे से सवार हो गई, एक हाथ में लगाम पकड़ ली, दूसरे में नाना को थाम लिया, बस। नाना को मुलायम बिछौने पर लिटा दिया गया। तुरंत घाव को धोकर मरहम पट्टी कर दी गई। घाव गंभीर ना होने पर भी लंबा और जरा गहरा था। बाजीराव चिंतित थे। मोरोपंत को विश्वास था कि चोट भयप्रद नहीं है, तो भी वह सहानुभूति के कारण बाजीराव के साथ चिंताकुल हो रहे थे। जब मनुबाई और मोरोपंत उसी कोठी के एक भाग में जहां उनका निवास था अकेले हुए, मनु ने कहा, इतनी जरा सी चोट पर ऐसे घबराहट और रोना पीटना? बेटी, चोट जरा सी नहीं है, कितना रक्त बह गया। आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं, उसमें युद्ध क्या रेशम की डोरों और कपास की पौनियों से हुआ करते थे? नहीं मनु, पर यह तो बालक है। बालक है, मुझसे बड़ा है, मलखम और कुश्ती करता है। बाला गुरु उसको शाबाशी देते हैं। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? मनु, अब वह समय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काका? वही आकाश है, वही पृथ्वी, वही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, सब वही हैं। तू बहुत हट करती है। जब मैं सवाल करती हूँ तो आप इस प्रकार मेरा मुंह बंद करने लगते हैं। मैं ऐसे तो नहीं मानती, मुझको समझाइए, अब क्या हो गया है? अब इस देश का भाग्य लौट गया है। अंग्रेजों के भाग्य का सूर्य उदय हो गया। उन लोगों के प्रताप के सामने यहाँ के सब जन निस्तेज हो गए। एक का भाग दूसरे से नहीं पड़ा है। यह सब मनगढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला। तू जब और बड़ी होगी तब संसार का अनुभव तुझको भी यह सब स्पष्ट कर देगा। मैं डरपोक कभी नहीं हो सकती। आप कहा करते हैं, मनु, तू ताराबाई बनना, जीजाबाई और सीता होना। यह सब भुलावा क्यों? अथवा क्या ये सब डरपोक थी? बेटी, ये सब सती और वीर थी, परंतु समय बदलता रहता है, बदल गया है। यह तो हेर फेर कर वही सब मनमाना तर्क है। फिर कभी बतलाऊंगा। मैं ऐसी गलत गलत बात कभी नहीं सुनने की। तू सोएगी भी या रात भर सवाल ही करती रहेगी? अंत में खींचकर परंतु मिठास के साथ मोरोपंत ने कहा। मनु खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, काका, आपने तो टाल दिया। मैं इस प्रसंग पर फिर बात करूंगी। अभी अवश्य करवट लेते हुई सोई या सोई। फिर एक क्षण उपरांत मनु ने अनुरोध किया, काका, देख आइए, नाना सो गया है या नहीं? आपको नींद आ रही हो तो मैं दौड़कर देख आऊं। मोरोपंत ने मनु को नहीं जाने दिया। स्वयं गए, देख आए, बोले, नाना साहब सो गए हैं। मनु सो गई। मोरोपंत जागते रहे। उन्होंने सोचा, मनु की बुद्धि उसकी अवस्था से बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तक कोई योग्य वर हाथ नहीं लगा। दक्षिण जाकर देखना पड़ेगा। इसी विचार के लोट फेर में मोरोपंत का बहुत समय निकल गया। कठिनाई से अंतिम पहर में नींद आई। यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।